हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अब तक के 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे, कवर कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट साथ साथ बनाते चलिएगा। चलिए अब हेडिंग डालते हैं और फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं। हेडिंग लगाएंगे आप लोग पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कि पदार्थ की जनरली 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितने अवस्थाओं में लिखेंगे? पदार्थ 3 मुख्य अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो 3 मुख्य अवस्थाओं में पाया जाता है और वो 3 मुख्य अवस्थाएं हैं वो होती हैं, पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव और तीसरी अवस्था होती है गैस। ठीक, इसके अलावा भी 2 अवस्थाएं और होती हैं लेकिन उनके बारे में पढ़ना नहीं है, तो हमें सिर्फ ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है, वो जानकारी लेते हैं। ठीक, अब इन तीनों अवस्थाओं को बताने के लिए, तीनों अवस्थाओं को किस बात पे यह निर्भर होता है कि अवस्थाएं कैसी रहेंगी, वो है कि अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं कणों की व्यवस्था गति और आकर्षण बल पर निर्भर करती है। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ के बारे में जानकारी लेंगे अगर हम, तो पदार्थ में यह बताया जाता है कि उनके जो भी उनके कण होते हैं वो किसी सुव्यवस्थित ढंग से या व्यवस्थित ढंग से वो रखे रहते हैं। ठीक है, अब उनमें कुछ क्या बोलते हैं, स्पेस हो सकता है। ठीक है, स्पेस कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मतलब उनकी बात कर रहे हैं कि उनके बीच में कितनी ज्यादा दूरी है। ठीक, उसके अलावा जो उनके कण होंगे वो गति कर सकते हैं, साथ ही साथ उनमें आकर्षण बल होता है। ठीक, तो यही 3 चीजों का कम होना, ज्यादा होना, मीडियम रहना, ये डिसाइड करेगा कि पदार्थ किस अवस्था में पाया जाएगा। जैसे कि अगर आप उनकी व्यवस्था की बात कीजिए, ठीक है, अगर आप उनकी व्यवस्था की बात करें, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि उनके कणों के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, जनरली हम बात कर रहे हैं कि उनमें आंतरिक स्थान कितना है। ठीक है, हम इस स्पेस की बात करें, इसको हमने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब कणों के बीच की जो कणों के बीच का जो स्थान है, जो खाली स्थान है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो अगर यह खाली स्थान कम हो, ठीक है, सिंपल में मतलब इनकी व्यवस्था सटीक ढंग से हो, ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से हो, अरेंजमेंट इनका प्रॉपर हो, कि मतलब अगर एक कण यहाँ रखा हुआ है तो उसके बगल में ही दूसरा रखा होगा, फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इसी तरीके से वो सुव्यवस्थित ढंग से अगर रखे गए हों कि मतलब उनके बीच की दूरी, उनके और किसी एक से तीसरे के बीच की दूरी बराबर है। मान लो अगर आप यहाँ से इसके बीच की दूरी देखो तो वो बराबर मिलनी चाहिए, यहाँ से यहाँ बराबर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ बराबर, यहाँ से यहाँ बराबर। अगर बगल वाले की दूरी बराबर हो, इससे बराबर, ऊपर वाले की दूरी इससे बराबर हो, इसके सामने भी कुछ होंगे, उसके पीछे भी कुछ होंगे। आप 3D स्ट्रक्चर देखो, अगर आप 3D स्ट्रक्चर में देखोगे इसको तो हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर आप 3D स्ट्रक्चर देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ यहाँ बीच में होगा, ठीक, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। तो मतलब इन सब की जो दूरी होगी वो आपस में क्या हो, बराबर हो, सेम दूरी पर सभी के सभी कण रखे हुए हो, तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था सुव्यवस्थित है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि एक तो उनके बीच में जो स्पेसेस होंगे, जो उनके बीच में स्थान होगा वो बराबर होगा। अगर वो स्थान कम हो, मतलब कण काफी ज्यादा पास पास हो, तो ये अवस्था कहलाएगी ठोस वाली अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठीक, अब इसमें व्यवस्था की बात हो गई। गति की बात करें तो देखो
जितने ही कण एक दूसरे के पास होंगे तो उनके पास गति करने के लिए स्थान कम होगा, गति करने के लिए जगह कम होगी, तो उनकी गति जो होगी वो कम होगी और साथ ही साथ आकर्षण बल उसमें ज्यादा रहेगा। तो ठोस के लिए तीन बातें अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहला ये सुव्यवस्थित होने चाहिए, सुव्यवस्थित होने चाहिए। दूसरी बात, इनमें गति जो होगी वो कम होगी लेकिन इनमें आकर्षण बल जो होगा, आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो ये ठोस कहलाएगा। अगर आप वही द्रव की बात करो तो द्रव में ये सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रखे जाएंगे, मतलब कणों के बीच में स्थान, खाली स्थान ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इस अगर बात करें खाली स्थान की, तो खाली स्थान इसमें हो जाएगा ज्यादा। अब खाली स्थान ज्यादा हो गया मतलब उनको गति करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, तो इनके कण गति ज्यादा करेंगे और अगर गति ज्यादा करेंगे तो एक बात बताओ, आकर्षण बल इसमें कम होगा कि ज्यादा होगा? जब अगर गति करने लगे तो आकर्षण बल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब द्रव्य के जो कण होंगे उसमें आकर्षण बल कम हो जाएगा कि नहीं। और वहीं अगर आप गैसों की बात करो तो गैस में खाली स्थान और बढ़ जाएगा, मतलब इनकी जो सुव्यवस्था थी वो तो हो गई भाई साहब खराब, कि खाली स्थान सबसे ज्यादा हो गया। ठीक, गति इनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी और आकर्षण बल बिल्कुल कम हो जाएगा, आकर्षण बल इनका बहुत कम हो जाएगा। तो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यही तीन बातें हैं जो यह डिसाइड करेंगी कि पदार्थ किस अवस्था में पाया जाएगा। मतलब अगर उनमें खाली स्थान कम होगा, गति कम करेंगे वो, आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो वो अवस्था कैसी कहलाएगी? ठोस अवस्था हो जाएगी। अगर आकर्षण बल कम होगा, गति ज्यादा करेंगे, खाली स्थान ज्यादा हो जाएगा, तो वो द्रव्य बन जाएगा। अगर वही खाली स्थान बहुत ज्यादा हो जाए और गति भी इनके कण बहुत ज्यादा करने लगे तो आकर्षण बल इनका अपने आप घट जाएगा और ये तब किस अवस्था में चले जाएंगे? गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं। और सबसे पहला आप हेडिंग डालिएगा ठोस अवस्था के सामान्य गुण। ठीक, अब हम ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे तो हेडिंग लगाइएगा ठोस अवस्था के सामान्य गुण। पहली हेडिंग चलेगी ठोस अवस्था के सामान्य गुण। ठीक, तो सबसे पहला सामान्य गुण लिखेंगे इनका कि ठोस का आकार बदलता नहीं है। मतलब इनका आकार कैसा होता है? निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार होता है इसमें। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि ठोस का आकार बदलता नहीं है। ठीक, जो ठोस का आकार होता है वो बदलता नहीं है और ये बाहरी बर्तन का आकार नहीं लेते हैं। तो लिख देंगे वे बाहरी बर्तन का आकार नहीं लेते। ठीक, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। एक्सेप्शन जैसे बालू, जैसे चीनी, जैसे नमक। होता क्या है, इनके कण इतने छोटे होते हैं कि यह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन इनके जो छोटे छोटे कण है ना उनका आकार नहीं परिवर्तित होता। ठीक, अगर आप चीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा लो, ठीक है, जिसको हम मिश्री बोलते हैं, और मिश्री का जो बड़ा वाला टुकड़ा आता है उसको आप बर्तन में डालो तो वो बर्तन का आकार नहीं लेगा, लेकिन उसको जितना ही तोड़ते चले जाओ तो वो बर्तन का आकार लेता चला जाए। क्यों? क्योंकि साइज घट रहा है। अब साइज घट रहा है तो इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम, जो उसका स्पेस घेरने की क्षमता होगी वो भी तो कम हो जाएगी ना। तो छोटा एरिया कवर करेगा, लेकिन एक पूरे बर्तन में ज्यादा चीनी आ जाएगी।
तो वो सभी के सभी मिल करके ही उस बर्तन का आकार ले लेंगे, लेकिन एक अकेले चीनी का ना तो आकार बदलेगा ना ही उसका वो बर्तन का साइज लेगा। ठीक, तो जो सबसे पहला गुण है इसका कि इसका आकार, जो ठोस होता है उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि इनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। इनकी सीमाएं जो होती हैं वो स्पष्ट होती हैं। तो लिखेंगे ठोस की बाहरी सीमाएं साफ होती हैं। जैसे कि ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो बोर्ड का बिल्कुल मार्जिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सीमाएं आपको साफ तौर पे दिख जाएंगी इसमें। ठीक है, तो इनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। तीसरी बात, इनका स्थिर आयतन होता है, मतलब इनका आयतन कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक, और ना ही अपना स्थान बदलता है। तो लिखेंगे कि ठोस का आयतन हमेशा स्थिर रहता है, और इसके साथ ही साथ यह स्थान नहीं बदलता। ऐसा नहीं होता है कि आपने चीनियाँ लाया अपने रूम में रखा, लेकिन कल वो बाजू वाले के घर में पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा, वो कभी अपना स्थान नहीं परिवर्तित करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। चलो चौथा वाला पॉइंट डालेंगे, नगण्य संपीड्यता। ठीक, ये क्या होता है कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ठोस को दबा करके सिकोड़ करके छोटा कर लो, कहीं अरेंज कर दो, नहीं, ठोस अपना आकार नहीं परिवर्तित, देखो अगर उसका आकार नहीं परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब आप उसको दबा नहीं सकते। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं आई। तो ठोस को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, उसका न तो आकार परिवर्तित कर सकते हैं, ना ही उसको दबा सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो आकार नहीं बदल सकता। पांचवा वाला बताता है पॉइंट कि यह दृढ़ता दिखाता है। क्या दिखाता है, दृढ़ता, मतलब सिंपल में ढीठ होता है ये। तो इसमें लिखेंगे ठोस पर बल डालने पर वे अपना आकार बनाए रखते हैं। और बहुत ज़्यादा, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, ज़्यादा बल डालने पर टूट सकते हैं, लेकिन आकार नहीं बदलते। सिंपल में एग्जांपल समझ लो, जैसे आपका घर है, अब आपके घर जो बना हुआ है वो कई ईंटों से बना हुआ है। ठीक, एक बात बताओ, ईंटों के ऊपर दबाव पड़ा है कि नहीं पड़ा भाई, दूसरे ईंटे का दबाव है, फिर उसके ऊपर पूरे घर का दबाव, कहीं ना कहीं ईंटों के ऊपर दबाव है कि नहीं है। अगर वो अपना आकार बदल देता तो एक बात बताओ, ईंटे वो आकार बदल देता तो घर टूट जाता कि नहीं टूट जाता। लेकिन ईंटों पे जब ज्यादा आप हथौड़ी से वार करते हो तो क्या करता है, ईंटा आकार तो नहीं बदलता लेकिन टूट जाता है। ठीक, तो वही होगा कि जो ठोस होता है वो दृढ़ होता है, दबाव डालने पर आकार नहीं बदलता, लेकिन जब आप ज्यादा बल का प्रयोग करोगे तो वो टूट सकता है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, अपना आकार परिवर्तित नहीं करेगा। ठीक, और उसके बाद जो छठवां पॉइंट है
वो है कि इसमें विसरण बहुत कम होता है, ठीक, या लगभग लगभग होता ही नहीं है। उसमें लिख लो ठोस एक दूसरे में लगभग नहीं घुलते। तो लगभग का मतलब क्या है कि मतलब अगर आप इनको तापमान इतना ज्यादा दे दो कि ये आपस में घुल जाएं, ठीक है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे में घुल सकते हैं, ठीक है, जब अगर आप तापमान बहुत ज्यादा दे दो तब। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जरा। हो गया? हो गया तो इसको इरेज कर दिया जाए। चलो ठीक है। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी में ही 3 विशेष मतलब कुछ स्पेशल केस दिए हुए हैं, कुछ इनके स्पेशल एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उनको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया गया हुआ है रबर बैंड का, ठीक है, एक एग्जांपल रबर बैंड का दिया हुआ है, एक एग्जांपल स्पंज का दिया हुआ है, और एक एग्जांपल दिया हुआ है सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है। तो जरा एक बार तीनों एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। सॉल्ट एंड शुगर, देखो जो आपने पूरे पॉइंट्स पढ़े थे उनको जरा एक बार गौर से देखो, तो उसमें पता चलेगा कि रबर बैंड तो एक बात को फॉलो ही नहीं कर रहा, आकार वाली बात को। रबर बैंड को अगर आप फैलाओ तो आकार अपना चेंज कर लेता है, ठीक, लेकिन हमने क्या कहा था कि कोई ठोस होगा वो आकार परिवर्तित नहीं करेगा, और उस पर बल लगाओगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन रबर बैंड क्या करता है, अब बल लगाते हो तो ये खींच जाता है, ठीक। तो इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक चीज पाया जाता है जिसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी उनमें पाई जाती है कि जो अपना आकार परिवर्तित कर ले जब उस पर फोर्स लगाया जाए। क्या लगाया जाए? जब उस पर फोर्स, जब उस पर बल लगाया जाए तो अपना आकार परिवर्तित कर ले। तो रबर बैंड बिल्कुल वैसा ही होता है, जब आप उस पर ताकत लगाते हो तो अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, लेकिन वो आकार तब तक ही परिवर्तित रहता है जब तक आप उस पर वो बल लगाए रखते हो। मतलब अगर आपने बल हटा दिया तो उसका आकार वापस से ही वैसा हो जाएगा जैसा वो पहले की अवस्था में था, ठीक। तो रबर बैंड भले ही वो वाला पॉइंट ना फॉलो करता है लेकिन बाकी पॉइंट फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद स्पंज, हमने कहा था कि आकार इसमें भी नहीं बदलता लेकिन स्पंज भी आकार बदल देता है। जैसे कि अगर में सोखता होगा ना तो सोखते को स्पंज बोला गया। तो देखो सोखता तो जनरली ठोस दिखता है लेकिन उसको दबाओ तो वो सिकुड़ जाता है। तो होता क्या है कि जो सोखता होता है, जो स्पंज होता है, उसमें मौजूद होते हैं छेद। उसमें क्या मौजूद होते हैं? छेद मौजूद होते हैं, ठीक। अब जो छिद्र मौजूद है इस छिद्र में भरी होती है हवा। क्या भरी होती है? इनमें हवा भरी हुई होती है, ठीक। अब जैसे ही आप स्पंज को दबाते हो तो यही हवा बाहर निकल जाती है। जब सारी हवा बाहर निकल गई तो स्पंज का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप बल हटाते हो, फोर्स आपने हटाया, वो फिर से सारी हवा अंदर चली जाती है और स्पंज फिर से फूल जाता है, ठीक। तो यह स्पंज वाला एग्जाम्पल था। सॉल्ट एंड शुगर की, जैसे मैंने कहा कि ये आकार नहीं लेते किसी भी बर्तन में डालने पर, लेकिन नमक चीनी तो आकार ले लेते हैं। भाई आपके पास अगर इस तरीके का बर्तन हो, आपने इसमें नमक और चीनी डाला तो बिल्कुल इसी आकार का आ जाएगा। लेकिन जरा ये तो सोचो कि भाई साहब नमक और चीनी कितने छोटे छोटे हैं। तो अगर आप उनके एक क्रिस्टल की बात करो, एक क्रिस्टल की, एक कण की बात करो, तो उसका आकार नहीं परिवर्तित हो रहा, वो अपना शेप नहीं परिवर्तित कर रहा,
ठीक। लेकिन जब कई छोटे छोटे मिलकर के आ रहे हैं तो वह उस बर्तन का आकार ले ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनका जो खुद का आकार है वो छोटा है। ठीक, तो साइज छोटा होने की वजह से वो उस बर्तन का आकार ले ले रहे हैं, न कि इसलिए क्योंकि इनका आकार परिवर्तित हो जा रहा है। नहीं, एक छोटे क्रिस्टल का आकार अभी भी वैसा ही रहेगा जैसे कि वो अभी भी है। ठीक, तो उस छोटे चीनी या नमक के कण का आकार नहीं बदलने वाला, बस होगा यही कि उनको जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाएगा बर्तन का आकार ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट दिया हुआ था सॉलिड के बारे में, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब अगला वाला आप लोग हेडिंग लगाएंगे, अगला हेडिंग लगाएंगे द्रव अवस्था के सामान्य गुण। द्रव अवस्था के सामान्य गुण। ठीक, आप द्रव अवस्था के सामान्य गुण लगाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग इनका आकार के बारे में, इनके आकार के बारे में। तो लिखेंगे कि द्रव का आकार, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनका जो आकार होता है, इनका जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है, और इसी कारण से यह जिस बर्तन में भी रखे जाते हैं, यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, लेकिन एक बार मार्कर जरा चेंज कर ले। ठीक है, एक बार जरा फिर से वीडियो चेक कर लूँ मैं। चलो, वीडियो सही आ रहा। ठीक है, दूसरा इनका आयतन। जो देखो नीला वाला मार्कर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। ठीक है, अब इनके आयतन की बात करें तो इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। मतलब देखो, आकार तो यह परिवर्तित नहीं कर, मतलब इनका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। मतलब कि अगर आप 1 लीटर आपने कोई भी द्रव्य लिया है तो ऐसा नहीं होगा कि आज 1 लीटर है, कल आधा लीटर हो जाएगा, परसों और कम हो जाएगा, या इनका आयतन बढ़ जाएगा। नहीं, आयतन इनका निश्चित होता है। ठीक है, आयतन में कोई भी परिवर्तन देखने को हमको नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट डालेंगे बहाव। इसमें लिखेंगे द्रवों में बहाव का गुण होता है। ठीक, और इसी कारण से इन्हें आसानी से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जा सकता है। ठीक, अब इनमें बहाव का गुण होता है, इसीलिए इनको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से डाला जा सकता है। ठीक, और इसी के साथ एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट, कि ये दृढ़ नहीं होते हैं, बल्कि तरल होते हैं। ठीक है, दृढ़ का मतलब होता है कि जो अपना आकार ना परिवर्तित कर सके।
ठीक है। तो हमको कहा था कि वो दृढ़ होते हैं, ठीक, लेकिन ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि ये तरल होते हैं। ये अपना आकार परिवर्तित कर सकते हैं, जिस तरीके के बर्तन में रखोगे उस तरीके का अपना ये आकार रख लेंगे, तो ये तरल होते हैं। क्या होते हैं? तरल होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट डाल लीजिए, विसरण। इनमें विसरण की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें द्रवों में ठोस, द्रव और गैस, तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, तो इसमें सिंपल बात में है कि पानी, किसी भी द्रव्य में, किसी भी लिक्विड में आप किसी भी चीज को घोल सकते हो। ठीक है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, इन तीनों का ही विसरण इसमें संभव है। ठीक है, और ठोसों की तुलना में द्रव्यों में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। ठीक है, वो अधिक होती है। इसका कारण भी आप सबको पता है कि ठोस की तुलना में द्रव्य में विसरण अधिक क्यों होता है। इसका कारण पता है ना आपको। देखो, विसरण ज्यादा कहाँ होगा वो समझो। सबसे पहली बात कि अगर उसमें खाली स्थान उनको ज्यादा मिले, सबसे पहली बात ये हो गई, जितना ज़्यादा खाली स्थान होगा उतना ज़्यादा विसरण होगा। दूसरी बात कि जो आकर्षण बल हो वो जितना कम हो, अगर आकर्षण बल जितना कम लगेगा उतना ही ज़्यादा हमको विसरण देखने को मिलेगा। और तीसरी बात, ये तेजी से अगर गति करेंगे तब भी इनमें क्या ज़्यादा होगा? विसरण ज़्यादा होगा। बताओ, अगर खाली स्थान है तो तेजी से गति तो अपने आप ही करेंगे, अगर तेजी से गति कर रहे हैं तो आकर्षण बल अपने आप ही कम होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 पॉइंट और है इसमें, उसको समझाते हैं। नीला वाला मार्कर अच्छे से दिख नहीं रहा, दिख रहा है? चलो, हो गया, इसको इरेज कर दिया जाए। चलो, नोट कर लिया तो इरेज कर दें, पॉज करके नोट कर लो। चलो, ठीक है, अब इतना अगर नोट कर लिया है तो आगे 2 पॉइंट और है, उसको भी नोट कर लो, उसको भी समझ लो, तो ये लिक्विड वाला पोर्शन भी हो जाएगा हमारा खत्म। चलो, कितना हो गया था? 5 पॉइंट हो गए थे। 6वां पॉइंट नोट कर लेना, विसरण का कारण। विसरण का कारण क्या होता है? ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट लिखना कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और दूसरा पॉइंट, ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। ठीक, अब इनमें रिक्त स्थान अधिक होता है, इसीलिए इनमें विसरण भी ज़्यादा होता है। और दूसरी बात कि इसमें ये लोग तेजी से गति करते हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट डाल लीजिएगा, विसरण का महत्व। अब इस विसरण का महत्व क्या है? कारण जान लिया आपने, महत्व भी जान लीजिए कि भैया जरूरी क्यों होता है विसरण पानी में या फिर किसी भी जल में। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि वातावरण की गैसें
जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है। क्या हो जाती है? पानी में ये घुल जाती है। ठीक है, अब अगर पानी में घुल गई तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो भी हमारे जलीय जंतु होते हैं, ठीक, और जो पौधे होते हैं के जीवन निर्वाह मतलब श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक, तो विसरण इसलिए जरूरी है क्योंकि विसरण होने की वजह से पानी में तेजी से कौन घुलता है? गैस घुल जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, ये पानी में तेजी से घुलते हैं। अब अगर ये पानी में तेजी से घुल जाएंगे तो जो भी जलीय जंतु होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, वो आसानी से इनका निर्वाह कर सकेंगे, आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। किसके लिए? अपने जीवन का निर्वाह के लिए, मतलब सिंपल में श्वसन प्रोसेस के लिए अपना काम करेंगे ये। ठीक, और उससे ये जीवित रहेंगे। तो ये पूरा पॉइंट था लिक्विड के लिए, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड हो जाता है खत्म। इसके बाद हमें आखिरी वाला टॉपिक पढ़ना है, गैस। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा टॉपिक खत्म। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए तब तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखो, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बता दो। ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल करके समझा सकेंगे तो उसको और सिंपल समझाएंगे। ठीक है, या फिर और डिटेल में समझाएंगे। इरेज कर दिया जाए, चलो। देखो, अगर आप लोग क्लास में रहते हो तो और बेटर समझ में आता, लेकिन ठीक है, यहाँ भी उतनी ही कोशिश करेंगे जितना वहाँ पे करते थे। चलो, तीसरा वाला हेडिंग डाल लीजिएगा, गैस अवस्था के सामान्य गुण। ठीक, चलो इसको नोट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, अत्यधिक संपीड़ित, मतलब इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनको बहुत अधिक दबाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा ठोस और द्रवों की तुलना में गैसें बहुत अधिक दबाई जा सकती है। ठीक, इनको बहुत अधिक दबाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लिख लीजिएगा, सिरिंज में जो हवा वाला पिस्टन है उसको सबसे आसानी से दबा करके उसको हम अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, अंदर चला
जाता है। तो देखो पहले ये एक्सपेरिमेंट समझ लो होता क्या है। इसमें हम लोग नॉर्मल सिरिंज लेते हैं, ठीक, उसके बाद सिरिंज का नीचे वाला हिस्सा हटा दिया हमने, उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है रबर वगैरह की जनरली, कि ताकि उससे अब कुछ भी बाहर हवा वगैरह बाहर ना निकल सके, ठीक। फिर आप ऊपर का वो जो दबाने वाला हिस्सा होता है उसको आप निकालते हो, ठीक। अब एक के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल डाल दो, एक में पानी डाल दो और एक में कुछ मत डालो, हवा डाल दो सिर्फ नॉर्मल, ठीक, फूंक दो थोड़ा सा। फिर सबको आप बंद कर दो। बंद करने के बाद सबको दबाने की कोशिश करो, तो जो जितनी आसानी से दब जाएगा इसकी मतलब कि उसमें संविटता क्या है, सबसे अधिक है। तो गैस वाला सबसे आसानी से दब जाता है, उसके बाद पानी वाला थोड़ा सा दब जाता है, और जो ठोस वाला होता है वो बिल्कुल नहीं दबता। तो कहने का मतलब यही है कि जिसको जितना आसानी से हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब कि उसमें संविटता, जो संपीड्यता है वो बहुत अत्यधिक है, ज़्यादा है। कारण क्या होता है कि आपको पता है कि जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होता है, वहीं जो द्रव्य होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैसों में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा स्थान होगा उनको उतना ही तो हम कम कर सकते हैं ना भैया, इनको और कम थोड़ी ना कर पाओगे आप, ज़्यादा बिल्कुल एक सट जाएंगे, अब उससे कम तो होंगे नहीं, ये थोड़े पास आ जाएंगे, ये तो बहुत पास आ सकते हैं ना। तो जो जितना ज़्यादा पास आ सकता है, जिसको जितनी आसानी से दबाया जा सकता है, उसकी संपीड़ितता भी उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, मतलब कि उनके संपीड़ितता के कारण ही हम इनका क्या कर सकते हैं कि जितने भी बड़े आयतन वाले गैस होते हैं, बड़े आयतन की गैस को छोटे सिलेंडर में भरा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एलपीजी, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, और जैसे कि सीएनजी, ठीक। तो कहीं ना कहीं इन तीनों को हम आसानी से सिलेंडर में फिल कर सकते हैं, नहीं फिल कर सकते हैं। तो मतलब कि जितनी ज़्यादा संपीड़ितता होगी उतनी ही आसानी से उनको छोटे सिलेंडरों में भरा जा सकता है, ठीक है। तो एलपीजी उसका एग्जांपल है, ऑक्सीजन सिलेंडर, सीएनजी, ये सभी के सभी उदाहरण हैं जिनमें बड़े आयतन वाले गैसों को छोटे सिलेंडर में हम भर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। दूसरा वाला लिखेंगे, इसमें तेजी से विसरण होता है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा तेज विसरण। इसमें लिखेंगे जो गैसों के कण होते हैं, कणों की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, और कणों के बीच रिक्त स्थान भी अधिक होता है, ठीक है। और इसी कारण से गैसें आपस में तेजी से फैल जाती हैं, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों में विसरण सबसे तेज होता है, ठीक है। इतना नोट कर लो, तब तक हम जरा मार्कर को अपने इंक पिला दें।
हो गया। बस हो गया है। ठीक है, इतना मिटा दे। चलो इसके बाद तीसरा वाला पॉइंट लिख लो कि इनमें अनिश्चित आकार और इनका आयतन भी कैसा होता है, फिक्स नहीं होता है। अनिश्चित आकार और आयतन, ठीक। तो इसमें लिखिएगा कि गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यह बर्तन की पूरी जगह घेर लेती है, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि न तो इनका कोई आकार निश्चित है, जिस तरीके के बर्तन में डालोगे वैसा आकार ले लेंगे ये, और इनका आयतन भी निश्चित नहीं है। मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी गैस डाली तो भी ये बर्तन में पूरी तरीके से फैल जाएंगे, और ज़्यादा गैस डाली तो भी बर्तन में पूरी तरीके से ये फैल जाएंगे। तो इनका वॉल्यूम निश्चित नहीं है, ठीक है। तो न तो इनका आकार निश्चित है और न ही इनका आयतन निश्चित है, ठीक। और इसके साथ ही साथ इनकी गति भी तेज होती है और अनियमित होती है। तो कणों की तीव्र और अनियमित गति होती है, ठीक। तो इसमें दो पॉइंट लिखेंगे कि पहला है गैसीय कण बहुत तेज और अनियमित गति में रहते हैं, ठीक। अनियमित गति का मतलब होता है रैंडम मोशन, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वे लगातार आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इनके जो कणों की गति होती है वो बहुत तेज होती है और अनियमित गति करते हैं। ये कोई फिक्स पाथ नहीं होता इनका, ठीक है। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में जाकर के गति कर सकते हैं, कोई इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है। और यह जिस बर्तन में रखा जाएगा उनकी दीवार भी ये जा करके टकराते रहेंगे और साथ साथ आपस में भी टकराते रहेंगे, दूसरे को पीटते रहेंगे, मारते रहेंगे। तो इनमें एक तो एनर्जी लगातार जनरेट होती रहती है, साथ ही साथ जब ये दीवारों से टकराते हैं तो उसमें भी ये उनको धक्का देते हैं, ठीक है।
तो सिंपल बात है कि दीवारों पर ये फोर्स लगाते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आखिरी वाला पॉइंट वही है 5वां नंबर, गैस का दबाव। इसमें लिख लीजिएगा गैस के कण जब बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो वे बल लगाते हैं, और यही बल जो प्रति इकाई क्षेत्र में लगती है ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ गैस का दबाव क्या होता है, तो उनसे कहना कि सर जी एक यूनिट क्षेत्र में, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में जितना भी दबाव लगेगा, किसके कारण, गैसों के कारण, कब, जब वो बर्तनों की दीवार पर टकराएंगे, तो जितना भी बल लगेगा प्रति इकाई क्षेत्र पर, उसी को हम क्या कहेंगे, गैस का दबाव कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा गैस भी होता है ख़त्म। तो आज हमने ठोस, द्रव्य और गैसों के बारे में पूरी बातें पढ़ ली, उनके जो भी गुण थे वो पढ़ लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ये ज़रा कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इसको नोट कर लीजिए।